हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा। आज सदन में सिंगल सिटिंग ही रहेगी। दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चलेगी। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर चर्चा होनी है। सदन में चर्चा के दौरान हंगामा हो सकता है। लगातार विधानसभा की कार्रवाई में काफी गहमा गहमी हंगामा देखने को मिला है और आज जब 8वां दिन विधानसभा की कार्रवाई का सिंगल सिटिंग होनी है, यानी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्रवाई चलेगी, तब भी विधानसभा में हंगामा हो सकता है क्योंकि संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर आज चर्चा होगी। तो सुबह 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी सदन की। 10 से 11 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा। आज सदन में सिंगल सिटिंग ही रहेगी, यानी कि दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चलेगी। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर आज चर्चा होगी। सदन में चर्चा के दौरान एक बार फिर से हंगामे की तस्वीर बन सकती है। और कल जब विधानसभा में चाहे प्रश्नकाल की बात हो या बजट पर चर्चा की बात हो, हंगामा काफी देखने को मिला था। और कल विधायकों के विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को लेकर जब चर्चा हुई, तब भी काफी विरोध इन दिनों विधानसभा में देखने को मिला है। और आज संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर चर्चा होनी है। हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या खास आज 8वें दिन पर विधानसभा की कार्रवाई के? देखिए, मैं आज की कार्रवाई बताता हूं। आप जानते हैं कि विधानसभा में बजट सत्र का जो है 8वां दिन है और ये आज की कार्रवाई जो है 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो जाएगी। जी नंदिनी, आज जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा की कई समितियां होती हैं, उनमें हर साल सदस्य नामजद किए जाते हैं और 2021-22 के लिए जो ये प्रस्ताव किया जाएगा कि इन सदस्यों को नामजदगी की जाए, क्योंकि विधानसभा की मंजूरी लेनी होती है। और इसके बाद आज सदन में जो कई बिल पेश होने हैं, इनमें पेश किए जाने वालों में पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन 2021 है, हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन बिल 2021 है, हरियाणा खेलकूद विधेयक 2021 है। यानी कि ये 3 जो बिल हैं आज पेश होंगे। इसके बाद क्योंकि आप जानते हैं कि कई बिल ऑलरेडी जो सदन में पेश हो चुके हैं, उन पर जो है चर्चा माफ करें, उन्हें पास करवाने की जो है एक्सरसाइज हो सकती है। और ये जो बिल हैं, आप जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण बिल हैं। इनमें एक जो प्रदर्शनों के दौरान जो दंगाई हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे हर्जाना वसूली की मामले को लेकर भी एक बिल जो है सदन में पहले पेश किया जा चुका है। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस ने काफी विरोध किया था कि किसान आंदोलन के दौरान ये बिल पेश किया जाना जो है सरकार की गलत नीयत को दर्शाता है। अगर आज इसे पास कराए जाने की कवायद होती है, क्योंकि वो जब सेशन शुरू होने के बाद वो आएगा कि ये बिल आज जो है पास करवाने के लिए लाए जाते हैं, क्योंकि एक दिन की कार्रवाई अभी और है। क्योंकि ये जो अभी लिस्ट ऑफ बिजनेस जो दिया गया है विधानसभा की ओर से, जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 बिल पेश होंगे, सदस्य जो कमेटियों के लिए सदस्य नामजद किए जाएंगे और प्रश्नकाल होगा। तो कुल मिलाकर आज की कार्रवाई रहेगी। और आज की कार्रवाई भी जो है क्योंकि यदि ये बिल संपत्ति वाला आता है तो काफी हंगामेदार रहेगी। और क्योंकि बिल पेश करने के समय ही कांग्रेस इसका वॉकआउट कर चुकी थी, इस पर नाराजगी जता चुकी थी। अगर ये बिल आता है तो काफी हंगामा ये पास करवाती है सरकार, तो काफी हंगामा जो है होगा। जी राकेश जी, कुल मिलाकर विधानसभा में इस बजट सत्र की हम बात करें तो जब गहमा गहमी हुई या हंगामा जब हुआ,
वो तब ज्यादा देखने को मिला जब किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई या किसानों के आंदोलन में हुए विरोधों पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन को लेकर जो बाहर रस्साकशी विपक्ष और सत्ता पक्ष में देखने को मिल रही थी, विधानसभा में और भी ज्यादा देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं उम्मीद भी इसी बात की थी कि विपक्ष जो है किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा विधानसभा में, और वैसा ही हुआ है। देखिए, उम्मीद तो सदन में किसान और कृषि कानूनों को लेकर ज्यादा थी कि इससे ज्यादा हंगामा होगा, लेकिन आप देखिए कि इस बजट सत्र के दौरान, कल तक की कार्रवाई के दौरान, जो किसान आंदोलन है या कृषि कानून कहें, तो उनको लेकर किसी तरह का इतना बड़ा हंगामा देखने को नहीं मिला है जिससे कि सदन से किसी सदस्य को, विधानसभा अध्यक्ष को नामित करना पड़ा हो या फिर मार्शल बुलाने पड़े हों, या इतना जबरदस्त हंगामा हो कि सारा दिन कार्रवाई स्थगित हुई हो। इस तरह का हंगामा नहीं। ये ठीक है, नोकझोंक हो रही है तीखी, लेकिन जितने हंगामे की उम्मीद थी, आप देखिए जो जजपा के विधायक है लगातार किसानों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ही अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश हुआ और उनके सुर बदले, तो उसके बाद आप देख लीजिए। और आप ये देखिए कि किस तरह से रामकरण काला ने विश्वास प्रस्ताव होने के अगले दिन क्या कहा कि ये जो हमें पता नहीं था कि ये क्या प्रस्ताव है, किसानों के हक में है या अगेंस्ट में है। वो क्योंकि किसानों ने उनके यहाँ धरना दिया था। असीम गोयल का जो इश्यू हुआ, हालांकि भाजपा के विधायक है असीम गोयल, क्योंकि उनके घर के बाहर धरना दिया था, तो उस बात को लेकर सदन में हंगामा हुआ। और जिस तरह से सत्ता पक्ष ने विपक्ष को इस सारे आंदोलन में जो एक कहें कि उन पर थोपने की कोशिश की, तो विपक्ष ने तब विरोध किया, लेकिन उतना बड़ा भारी कुल मिलाकर राकेश जी, इस मसले पर सरकार विधानसभा के अंदर कामयाब होती हुई नजर आ रही है कुल मिलाकर देखें तो, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आया और सरकार के किसी भी विधायक ने, यानी कि जेजेपी के जो विधायक है उन्होंने भी सरकार के पक्ष में किया, कई निर्दलीय विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोटिंग की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मकसद था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो अपने आप में इम्बैलेंस नजर आया कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस लेकर क्यों आई है? देखिए, इसमें दो तीन बिंदु जो हैं आपने उठाए हैं। एक तो ये बात है कि जो सरकार कामयाब हुई, देखिए संख्या बल जो है लोकतंत्र में, संसद में, जो विधानसभा में, ये काफी मायने रखता है। संख्या बल के तौर पर आप देख लीजिए कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, जजपा के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, जिन्हें सरकार में हिस्सेदारी मिली है। दूसरा विषय ये है कि भाजपा और जजपा के विधायकों ने और निर्दलीय विधायकों ने जैसे साथ दिया है, आप देखिए तीनों दलों ने व्हिप जारी किया था। जजपा ने सबसे सख्त व्हिप जो है जारी किया था, 3 लाइन का व्हिप जजपा ने जारी किया था। जजपा ने तो जो 3 लाइन का व्हिप है उसमें अनुमति या बिना अनुमति के भी जो सदस्य है जिस दिन के लिए व्हिप जारी होता है, सदन से गैर हाजिर नहीं रह सकता। और इसी व्हिप के चलते, क्योंकि सदस्य जो है बड़ी संख्या में नए आए हैं जजपा के, तो उनको हो सकता है व्हिप का, क्योंकि सदस्यता इससे सीधी सीधी जा सकती थी। विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात जो है, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने बता दिया था कि जिस पार्टी का व्हिप है उसका उल्लंघन करने पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इसी तरह से हमने संसदीय कार्यप्रणाली के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करी थी, तो उनका भी यही कहना था। उन्होंने ही जानकारी दी थी कि जजपा का जो व्हिप है वो 3 लाइन का है। अब तीसरी बात ये रही कि कांग्रेस का मकसद क्या था या मात्र लाना था, तो आपने जो बिंदु उठाया है, कांग्रेस से हमने भी ये सवाल किया था कि संख्या बल आपके पक्ष में नहीं है और कांग्रेस ये बिल जो है, ये ना माफ करें, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना चाहती है। तब लीडर ऑफ अपोजिशन ने हरियाणा न्यूज के सवाल के जवाब में कहा था कि जो मकसद है बिल का वो ये लाना है कि जो किसानों को लेकर जो बात कर रहे हैं, जो नेता बात करते हैं, जो किसी भी पार्टी के हों, उनका जो ये साफ हुआ कि किसानों के सपोर्ट में है या नहीं। अब कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर कांग्रेस का भी एजेंडा पूरा होता हुआ नजर आया, क्योंकि किसानों के बीच में जरूर जाकर कहेंगे कि देखिए इन्होंने आपके पक्ष में वोट नहीं किया सरकार के। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा की कार्रवाई का आज 8वां दिन है, लगातार बजट सत्र की कार्रवाई जारी है और आज 10 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 112 दिनों से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति बनाई है। आज मजदूर संगठनों के साथ कन्वेंशन करेंगे किसान, यानी कि बातचीत करेंगे
मजदूर संगठनों के साथ आज किसान संगठन बातचीत करेंगे, किसान नेता बातचीत करेंगे। 19 मार्च को मुजारा लहर दिवस मनाया जाएगा। एफसीआई और खेती बचाव के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे किसान। फिर उसके बाद 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना दिया जाएगा। 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। और फिर 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। तो किसानों ने आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, पूरे मार्च महीने के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया है और ये रोड मैप आपके सामने। 19 मार्च को किसान मुजारा लहर दिवस मनाएंगे, 26 मार्च को शहीदी दिवस, 26 मार्च को आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद, 28 को होलिका दहन के दिन कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। तो इस रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब जो रणनीति आगे बनाई जा रही है, किसानों ने आंदोलन को लेकर आगे जाने के लिए जो रणनीति बनाई है, क्या लगता है आपको अब आंदोलन किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आंदोलन तो अभी जो है कुछ कार्यक्रम हमने तय किए हैं इसको लेके। एक तो बंगाल के अंदर जो चुनाव है वहां पे भी गए हैं किसान नेता, जाके प्रचार किया है, किसान रैलियां की है, किसान महापंचायतें की है कि जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों के अंदर वहां पे। और बाकी यहाँ पे अभी इसको 26 मार्च को जो है वो भारत बंद किया जाएगा, पूरा बड़ी क्वालिटी की है, जिसमें सभी जो यूनियनें हैं, कर्मचारी है, उसके अंदर मजदूरों की यूनियनें हैं और बैंकों की यूनियन है, तमाम तरीके की जितने भी ट्रेड यूनियन है उन सबको शामिल करके आज इसकी कन्वेंशन भी की जा रही है, उसमें जिसमें सबकी ड्यूटियां लगेगी कि पूर्ण रूप से भारत बंद करना है। उस दिन हमने साइकिल से लेके कोशिश करेंगे कि हवाई जहाज तक भी ना चले जी। ताकि सरकार के ऊपर ये दबाव बने। क्या लगता है आपको, भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है, कितना असर देखने को मिलेगा? भारत बंद का आह्वान है, भारत में देखने को मिलेगा इसका असर, या हरियाणा पंजाब तक सिमट कर रह जाएगा? नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर असर मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी तमाम जो यूनियनें हैं, तमाम संगठन जो है वो सब मिलके कर रहे हैं। पहले हमने किया जिसमें किसानों ने किया, तो अब इसके साथ कर्मचारी जो संगठन है, ट्रेड यूनियन है, वो तमाम सब यूनियनें मिलके, मजदूरों की यूनियन सब मिलके इसको करेंगे, तो ये होएगा निश्चित रूप से। अभी देखा प्रहलाद जी, एक सवाल मेरे जहन में बड़े दिनों से है, बातचीत को लेकर कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, यानी ना सरकार आपसे कह रही है बातचीत करो, ना आप लोग सरकार से कह रहे हैं। तो अब क्या ये ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, यानी ईगो की लड़ाई बन चुकी है, या फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, ईगो वाली बात नहीं है इसमें कोई। ये तो एक जो कानून ये सरकार लेके आई है, जो 3 कानून, जिन कानूनों के माध्यम से ये देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है, उसके खिलाफ इसको, देश को गुलाम होने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और सत्ता के अंदर जो बैठे लोग हैं वो किसी न किसी घमंड के अंदर हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो उठ जाएंगे, चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम ये 3 कानूनों को रद्द होने से पहले ये घरों को वापस नहीं लौटेंगे। ईगो हमारा नहीं है। ईगो क्या किसान नेता सरकार से अपील नहीं करेंगे कि आप बातचीत करें, हमें बुलाएं बातचीत के लिए, या आप लोग भी अप्रोच कर सकते हैं अगर वो आपको नहीं बुला रहे तो? हमने तो कहा है, हमने कब नहीं कहा, हमने तो बार बार चीज की सरकार को बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करी सरकार? सरकार ने बातचीत बंद का रास्ता जो सरकार ने बंद किया, हमने नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि हम बात नहीं करेंगे। अब उनको घमंड आया है, किस तरीके का घमंड है उनका। अभी ये चुनाव होंगे 4 राज्यों के, इनको लग रहा था कि अब देखो ये अब 4 राज्यों के चुनाव में इनका जो घमंड है ये चकनाचूर हो जाएगा। तो ये चीजें अभी जिसके अंदर ये इनको फुल मेजोरिटी के अंदर बैठे, ये सोच रहे हैं हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमारी सरकार नहीं हिल सकती। नहीं हिल सकती मानते, लेकिन 5 साल से ज्यादा तो नहीं रह सकते। ये 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते ना। हम तो यहाँ बैठेंगे तब तक जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते हैं। जी, तैयारी सारी कर ली गई है गर्मियों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे किसान नेता जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं करेगी तब तक हम भी वहां से नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। अब देखते हैं कब तक आंदोलन चलता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कोरोना अपडेट का।
पिछले 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ इस साल के सामने आए। जी हां, 523 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पंचकुला में 96 और करनाल में 93 नए केसेस सामने आए हैं। गुरुग्राम में 84, कुरुक्षेत्र में 56 नए केसेस, यमुनानगर में 49 और अंबाला में 45 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक 3079 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,76,080 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। एक दिन में 249 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अब तक 2,69,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इस खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं पानीपत से। सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, हर दिन मामलों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं बता रही है कि जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि एक दौर ऐसा देखा गया है जब देश में 70,000 80,000 के लगभग केसेस हर दिन आ रहे थे और अब भी अगर लोग नहीं संभले तो वो स्थिति दोबारा बन सकती है और उससे भी ज्यादा भयानक। ऐसे में किस तरह की स्थिति पानीपत में नजर आती है आपको? नंदिनी, देखिए, अगर मैं पानीपत की बात करूं तो आपको ये मैं बता दूं कि देखिए, मंगलवार को 9 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे और यहां पर जो हैं इस समय एक्टिव केस 89 हैं और टोटल जो डेथ हुई हैं वो हुई हैं 159 और इस समय जो है जो मृत्यु दर है वो 2.56% है, जो जून 2020 के बराबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, आप कहीं भी किसी फंक्शन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए तो लोगों के पास ना तो मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, या वो सरकारी दफ्तरों की बात कर लीजिए या आम लोगों की बात कर लीजिए। और कल ही जो है सीएमओ संतलाल वर्मा से हमारी बात हुई है। कल ही उन्होंने बताया कि हमें जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक मेल आई है सभी सीएमओ को और उसमें सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि आप उन जगहों को चिन्हित कीजिए जहां पर जो है भीड़ भाड़ ज्यादा है, जहां फंक्शन ज्यादा होते हैं और जहां पर जो लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं मास्क का प्रयोग नहीं करते, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो कहीं ना कहीं सरकार भी धीरे धीरे सख्त होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कदर केस बढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि एक बार फिर दोबारा से लॉकडाउन की तरफ हम ना चले जाएं। लोगों को भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा, जमीनी स्तर पर जीरो है और यही कारण है कि और सबसे अब देखिए, इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। पानीपत से भी बच्चे जा रहे हैं, वहीं करनाल के 85 बच्चे एक दफे पॉजिटिव मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं खलबली है। अब माँ बाप के लिए भी, परिवार के लिए भी तो ये सोचने का समय है कि इसको किस तरीके से काबू पाएं। और हम तो सिर्फ यही कहेंगे हरियाणा न्यूज के माध्यम से कि देखिए, मास्क जो है वो एक जीवन में जरूरी है, इसको जरूरी अपना के चलें, तभी आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। अगर आप कहीं भी लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी चपेटे में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जितेंद्र, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो अब जो फ्यूचर के लिए अनुमान लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि एक डर पहले लोगों में फिर भी देखने को मिलता था कोरोना को लेकर, लेकिन अब जो ये दूसरा स्ट्रेन आया है तब लोगों में वो डर भी जा चुका है। जो पहले था, जो डर था, उसकी वजह से फिर भी स्थिति जो है अंडर कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अब तो डर भी नहीं है। अब क्या होगा? हेल्थ एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि अगर लोग नहीं संभले या अवेयरनेस में जैसा अभी कमी नजर आ रही है वैसा ही जारी रहा तो देश में पिछले दौर से भी ज्यादा भयानक स्थिति बन सकती है। बिल्कुल नंदिनी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो है फिलहाल जो है वहां पर कर्फ्यू की स्थिति है। पंजाब सरकार ने जो है कॉलेज बंद किए हैं और नई जगह की गाइडलाइन आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो उसकी कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसमें मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर जरूरी है। वहीं आपको ये भी मैं बता दूं कि परिजनों के साथ साथ सरकार को भी इस पर उचित कदम उठाने होंगे, लोगों को समझाना होगा, क्योंकि लोगों का डर निकल चुका है। लोगों को दोबारा से बताना होगा
कि उनके जीवन में जो है मास्क जो है वो अनिवार्य है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी इसको लेकर जो है बड़े कदम उठाने होंगे, और अगर इस मामले को लेकर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला समय देखिए भयानक हो सकता है। उसके लिए अलग अलग तरीके की भविष्यवाणी भी हो रही है। खुद डॉक्टर भी कैमरे के पीछे हमसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि देखिए जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है तो कहीं ना कहीं ये पिछले साल की तरह हमें जो है इस तरीके से मजबूर ना कर दे कि कहीं हम दोबारा से लॉकडाउन में ना चले जाएं। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हिसार से, उनसे हिसार की स्थिति जान लेते हैं। अनूप, क्या स्थिति अभी हिसार की, पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े सामने आए? नंदनी जी, हिसार की बात करें तो हिसार में सामान्य चला हुआ है। केवल 7 मामले सामने आए हैं, 330 अभी तक मौतें हो चुकी है, 25 एक्टिव मामले हैं और जो ठीक होने का रेशियो है वो भी 97% से ऊपर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल सामान्य स्थिति इसको कहा जा सकता है, डरावनी स्थिति नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर एक लोगों में नाराजगी जरूर देखने को मिली है, और वो ये है कि प्रशासन की तरफ से जो चालान काटने का कार्यक्रम चलाया हुआ है उसको लेकर के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि एक कार के अंदर जब 3 या 4 परिवार के सदस्य जा रहे हैं उनको रोक करके चालान काटे जा रहे हैं, जबकि सार्वजनिक बसों के अंदर 40-40, 45-50 सवारियां जा रही है और वो बगैर मास्क के जा रही है। तो प्रशासन कहीं न कहीं जानबूझ करके ऐसा कर रहा है कि जो निजी कार में अपना सफर कर रहे हैं उन लोगों पर इस प्रकार के चालान काट करके बोझ बना रहा है, जबकि सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर चालान काटने का अभियान चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार की नाराजगी लोगों में जरूर देखने को मिली है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक बात और बता दें कि हिसार की जो उपायुक्त है डॉक्टर प्रियंका सोनी, उन्होंने भी कल अपनी जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई है और उसके साथ ही लोगों को से आह्वान किया है कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। जी, तो एक तरफ कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का दौर लगातार जारी है और स्थिति अब एक बार फिर से जो है बेहद नाजुक मोड़ पर आ चली है अनूप। और ऐसे में सबसे डराने वाली बात है कि अब जिंदगियां नॉर्मलाइज हुई थी कुछ दिन पहले, यानी डिरेल जो हुई चीज वो वापस जब पटरी पर आई, बच्चे स्कूल जाने लगे, अब छोटे बच्चों को भी स्कूल भेजा जा रहा है और ऐसे में इस तरह की स्थिति बन रही है। पंजाब में तो स्कूल्स को एक बार फिर से बंद कर दिया है, तो अभी फिलहाल हरियाणा में क्या इस तरह की कंडीशन बन सकती है स्कूल्स को लेकर? क्या अधिकारी या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो विचार कर रहे हैं इस बारे में कि कहीं स्कूल को दोबारा बंद ना करना पड़े? जी बिल्कुल नंदनी जी, अगर आंकड़े बढ़े जिस प्रकार से पंजाब में बढ़े हैं, महाराष्ट्र में बढ़े हैं, अगर लोग समय रहते जागरूक नहीं हुए, उन्होंने मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया और आंकड़े बढ़ने शुरू हुए तो जरूर फिर से दोबारा से स्कूल बंद किए जा सकते हैं। इस प्रकार की कहीं न कहीं सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं। लेकिन लोग अगर जागरूक रहें और ये चाहें कि उनके बच्चे भी अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें, वो भी इस वैश्विक महामारी से बचे रहे, तो जरूरी है कि वो लोग उन नियमों का पालन करें जो प्रशासन और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन इससे बचा जा सकता है और बचने का बेहद आसान तरीका, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बहुत ज्यादा जरूरी कोई काम हो तो ही सार्वजनिक जगहों पर जाएं। कोरोना से बचेंगे तो ही देश को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे। इसी के साथ ही हल्का हलचल में इतना ही।